और अब बारी आती है 3D स्पेस में जाके इस करंट कैरिंग कॉइल के एक्सिस पे कितनी फील्ड होती है वो निकालने की। इसको अप्लाई करके हम हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स के बारे में सीखेंगे और इस कॉन्सेप्ट को प्रॉपर सीखने के बाद इसको हम अप्लाई करेंगे फाइनाइट और इनफाइनाइट सोलेनॉइड की एक्सिस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो निकालने के लिए। तो इन सभी कॉन्सेप्ट्स को बढ़िया तरीके से सीखने के लिए इस वीडियो को देखना है एंड तक। तो यार जैसे आपको याद होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी अपन ने एक रिंग के एक्सिस पे कितनी फील्ड होती है ये अपन ने कैलकुलेट किया था, उसी तरीके से यहाँ पे भी जब हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट कुछ कुछ सिमिलर ही आने वाला है। और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी एक पेन कॉपी लेके बैठो और मेरे साथ साथ ये डेरिवेशन एक बार खुद से भी करके देखो, तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले सपोज हमारे पास एक करंट कैरिंग कॉइल है जिसमें इस तरीके से करंट फ्लो कर रही है, मैंने ब्लू कलर से डायरेक्शन बना रखी है। अब अपन को तो ये आइडिया है कि इस करंट कैरिंग कॉइल की वजह से सेंटर पे जो भी फील्ड आने वाली है वो इस तरफ आने वाली, क्योंकि अगर आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो आप ऐसे करंट की दिशा में हाथ घुमाओगे तो आपका अंगूठा इस तरफ को पॉइंट करेगा। दैट मीन्स इसके एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस दिशा में आने वाली है और सब जगह इसी दिशा में आएगी। ठीक है, पहली बात तो ये कंफर्म होती है। दूसरी बात, मुझे सेंटर से एक्स दूरी पे जब फील्ड निकालनी होगी तो अपन को बायट-सैवर्ट लॉ लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इस रिंग पे छोटे-छोटे डीएल एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि बायट-सैवर्ट ने अपन को बताया था आइडियल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, राइट? तो सबसे पहले यहाँ ऊपर एक छोटा सा अपन आइडियल एलिमेंट लेंगे। तो आप इसको ऐसे सोचो, अगर एक रिंग ऐसे करके बन रखी है तो इस रिंग में यहाँ ऊपर अगर एक मैं एलिमेंट लूं तो वो इस तरीके से जाता हुआ दिखेगा, या तो इनटू द प्लेन और घूम के नीचे से आउट ऑफ द प्लेन ऐसा दिखेगा। तो इस जगह पे जो भी एलिमेंट होगा वो ऐसे करके अंदर की दिशा, कॉपी के अंदर ये जा रहा होगा, स्क्रीन के अंदर ये जा रहा होगा। तो इस एलिमेंट को मैं से क्रॉस करके छोटा सा एलिमेंट यहाँ दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे करंट अंदर की तरफ जा रहा होगा। 3D में अपन को सोचना है। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया दैट इज आई इंटू डीएल। अब डीएल मतलब ऊपर एक छोटा सा आर्क अपन ने लिया होगा, ये समझना है। रिंग में एक छोटा सा ऊपर अपन ने डीएल आर्क लिया है। एल बराबर आर थीटा कहीं ना कहीं इसमें इस्तेमाल होगा। इस रिंग की अपन ने रेडियस कैपिटल आर दे रखी है और सेंटर से एक्स दूरी पे अपन फील्ड जानना चाहते हैं। अब अपन को यहाँ पे फील्ड निकालनी है कोई पॉइंट पी पे। तो अपना जो पोजीशन वेक्टर होगा, तो आप देख सकते हो ये अपना पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो आईडीएल जो है वो अंदर जा रहा है और ये पोजीशन वेक्टर हो जा रहा है। दैट मींस इनके बीच में 90 डिग्रीज बन रहा होगा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, आईडीएल की दिशा में हाथ करूंगा और इस जो अपन ने आर वेक्टर लिया है, मतलब ये वाला जो पोजीशन वेक्टर है इसको लिया है, इस दिशा में अगर मैं हाथ घुमाऊंगा तो अंगूठा देखो टेढ़ा आएगा। तो अंदर अपना आइडियल गया, यहां से अपन इस दिशा में अपने हाथ को कर्ल किए तो अंगूठा देखो इस दिशा में आपका आ रहा होगा, राइट? तो छोटे से एलिमेंट की वजह से छोटी सी फील्ड अपन ने डीबी मान ली। सेम चीज अगर अपन नीचे इस जगह पे सोचे तो यहाँ पे करंट एलिमेंट जो है वो बाहर की तरफ निकल के आ रहा होगा। तो यहाँ पे मैं डॉट करके बता सकता हूँ कि एलिमेंट बाहर की तरफ आ रहा है, सेम आइडियल एलिमेंट। ठीक है, तो जो एक आइडियल एलिमेंट ऊपर की तरफ है वैसे ही इसका जुड़वा भाई नीचे की तरफ बैठा है और इसकी वजह से हमें इस पॉइंट पे अगेन अगर फील्ड निकालनी है तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। तो अपन बोलेंगे आइडियल बाहर आ रही है और आर की दिशा में अगर मैं हाथ घुमाऊंगा तो अंगूठे से टेढ़ा जाएगा। दैट इज, अगर आइडियल बाहर आ रही है और मेरा पोजीशन वेक्टर ये है तो आप अंगूठे को देख सकते हो इस दिशा में आपका अंगूठा आएगा। तो मैं यहाँ पे दो एलिमेंट इसलिए लेके दिखा रहा हूँ बिकॉज आप देख सकते हो ये जो ऊपर एक डीबी है नीचे एक डीबी है, इन दोनों के ये वाले कंपोनेंट्स एडअप हो जाएंगे और वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी वजह से मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जो भी फील्ड आएगी वो एक्सिस में ही आएगी, एक्सिस के ऊपर या नीचे नहीं आने वाली है। ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, अब मुद्दा है कि अपन को थोड़ा एंगल एंगल खेलना है, तो केयरफुली थोड़ा सा देखेंगे। सपोज मैंने आपको बोला कि यार ये एंगल अल्फा है, तो सिमेट्री से अपन बोल सकते हैं ये एंगल भी अल्फा हो जाएगी। ठीक है, अगर ये एंगल्स अल्फा है और अपन को पता है इस लाइन से ये डीबी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, सिमिलरली इस लाइन से ये डीबी फील्ड अगेन परपेंडिकुलर है, तो किसी भी एक को पकड़ रहा हूं। ठीक है, मैं किसी एक को ही लेके बात करूंगा, ये दो तो आपको समझाने के लिए मैंने बताए थे। ठीक है, तो मैं सपोज ऊपर वाली मैग्नेटिक फील्ड को ही पकड़ रहा हूं। तो अगर मैं ऊपर वाली मैग्नेटिक फील्ड को ध्यान से समझूं तो इस डीबी का एक कंपोनेंट आएगा इधर और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाने वाला है कैंसिल। ठीक है, तो आप ये समझो एंगल लेने के लिए ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। क्यों? क्योंकि भाई ये जो आर वेक्टर है, आर वेक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होती है, क्योंकि आइडियल क्रॉस आर, आइडियल वेक्टर और आर वेक्टर दोनों के ही परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड आएगी। यही तो क्रॉस प्रोडक्ट में अपन ने सीखा था, राइट? तो डीबी और इस आर वेक्टर के बीच में 90 डिग्री है। अच्छा, ये पार्ट अगर अल्फा है तो आप समझ सकते हो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा। और हमको पता है ये पूरा अगर 90 है तो ये बचा कुछ एंगल भी अल्फा हो जाएगा। तो हमें ये पता चला कि भाई ये एंगल अल्फा हो गया, तो जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, तो ये हो जाएगा डीबी कॉस अल्फा, वेयर एज ये वाला हो जाएगा डीबी साइन अल्फा। तो जो भी नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसको निकालने के लिए डीबी साइन अल्फा का इंटीग्रेशन हमको करना पड़ेगा कुल मिला के। ठीक है,
अब समझना है डीबी साइन अल्फा का इंटीग्रेशन मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरे सर्कल के लिए इंटीग्रेशन करूंगा। वेयर एज अगर मैं दो एलिमेंट्स लेके बात करता तो यहाँ पे 2 डीबी साइन अल्फा आता। तो अगर मैं दो एलिमेंट्स लेता तो मुझे आधी रिंग के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ता, और वो जो 2 मैंने लिया है वो बाकी की आधी को ऑटोमेटिकली अपने अंदर अकोमोडेट कर लेता। तो मैं इसलिए सिंगल लेके चल रहा हूँ जिससे कि मैं इंटीग्रेशन पूरी रिंग पे लगा सकूंगा। अब मुद्दा आता है डीबी कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए सिंपली अपन को बायट सावर्ट लॉ लगाना है। तो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड डीबी को आप लिख सकते हो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो यहाँ पे जो आर आने वाला है वो ये आर है बेसिकली, ठीक है। तो इसको मैं स्मॉल आर नाम दे दे रहा हूँ। तो ये स्मॉल आर, तो ये भी स्मॉल आर। तो स्मॉल आर आप देख सकते हो हाइपोटेन्यूस है इस राइट एंगल ट्राइंगल का, ठीक है। परपेंडिकुलर है कैपिटल आर, बेस है एक्स। तो अपन बोल सकते हैं हो जाएगा अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो अपन लिखेंगे आइडियल क्रॉस आर, मतलब आइडियल आर इंटू साइन थीटा। साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन आइडियल एंड आर। तो आप देख सकते हो एक वेक्टर अगर अंदर जा रहा है और एक वेक्टर ऐसे जा रहा है तो इन दोनों के बीच में देखो 90 डिग्री है, क्योंकि एक ऐसा है और एक ऐसा है। तो इन दोनों के बीच में आप देख सकते हो 90 डिग्री है, राइट। तो यहाँ पे आएगा साइन 90 अपॉन में आएगा आर का क्यूब, ठीक है। ये हो गया डीबी, इसके साथ साइन अल्फा भी अपन को लिखना है। तो प्रॉपर अगर मैं लिखूंगा तो इंटीग्रेशन के यहाँ पे आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, एक आर से एक आर अपन यहाँ पे देख सकते हो, आप कैंसिल कर सकते हो, तो आर स्क्वायर बच जाएगा। तो डिवाइड में अपन डाल देते हैं आर स्क्वायर इनटू में ये साइन अल्फा भी तो आएगा। अब देखो साइन अल्फा आपको इस ट्राइंगल से मिल जाएगा, तो साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इज आर और नीचे आएगा बेस, कैपिटल आर अपॉन में स्मॉल आर आ जाएगा साइन अल्फा बन के, ठीक है। अब मुद्दे की बात एक और चीज समझो, इस रिंग पे जब आपने यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट डीएल लिया जो कि आर्क है डीएल, तो इस डीएल को निकालने के लिए सेंटर से आपको एल बराबर आर थीटा लगाना पड़ेगा। तो अगर ये आर्क लेंथ है तो dl बराबर r इंटू छोटा सा एंगल d थीटा आप ले सकते हो, जो यहाँ पे d थीटा छोटा सा एंगल बनेगा। तो अपन यहाँ से dl को r टाइम्स d थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। इसको अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो अपन को मिलेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई बाहर चला गया, ठीक है। नीचे में r का क्यूब हो गया स्मॉल r का, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और न्यूमरेटर में आप देखोगे तो डीएल को लिख दोगे आर डी थीटा, और एक ये आर भी आएगा, तो ये आर और ये आर मिलके आर स्क्वायर डी थीटा हो जाएगा। अब बस इसको इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन में आप देखोगे आर स्क्वायर कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट है, तो डी थीटा का इंटीग्रेशन सिर्फ होने वाला है। और डी थीटा कहाँ लिया था आपने, डी थीटा यहाँ पे छोटा सा एंगल डी थीटा लिया था। अब उसका इंटीग्रेशन करोगे तो पूरा रिंग का इंटीग्रेशन हो जाएगा, दैट इज 2 पाई एंगल बनाएगा सेंटर पे। तो डी थीटा का इंटीग्रेशन बेसिकली 0 से लेके 2 पाई तक करेंगे। जो हमारी फाइनल मैग्नेटिक फील्ड आएगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस जो आएगी, तो फाइनली एक्सिस पे ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप देख सकते हो मैंने कुछ काटा पीटी नहीं की, चाहे तो आप इससे इसको काट भी सकते हो, लेकिन मैं बोलूंगा इसी फॉर्मेट में आप याद रखो, क्योंकि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशन में म्यू नॉट आई बाय 4 पाई तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बस यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फॉर्मूले की तरह ये दिखता है। तो आई होप आपको ये चीज ध्यान रहेगी। अच्छा, इसका अगर अपन ग्राफ सोचे कैसा होगा तो ग्राफ भी फटाफट से देखते हैं। तो यहाँ पे अगर रिंग की एक्सिस में अपन बात करते हैं तो रिंग की एक्सिस पे अगर जो भी फील्ड आप देखते हो वो एक ही डायरेक्शन में तो रहेगी, क्योंकि अगर इसमें करंट ऐसे घूम रहा है तो अपन को पता है राइट हैंड थंब रूल से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस दिशा में आएगी। वेयर एज अगर करंट इस दिशा में घूम रही तो आप राइट हैंड थंब रूल से करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी, तो पूरे एक्सिस में एक ही डायरेक्शन में रहेगी, राइट। सबसे पहले तो ये समझना है। दूसरी बात है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है तो अब ये नेगेटिव पॉजिटिव वाला पंगा नहीं होगा जैसे अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड में आती थी। इलेक्ट्रिक फील्ड में आप याद करो एक ग्राफ ऐसा जाता था और नीचे से एक ग्राफ ऐसा आता था, पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे जो होती है वो मैक्सिमम होती है म्यू नॉट आई बाय 2r, राइट। और जैसे जैसे आप दूर जाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड घटती जाती है और फाइनली इन्फिनिटी पे 0 हो जाती है। तो अपन बोल सकते हैं ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा, सेंटर पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी और जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होने लग जाएगी, और x जब इन्फिनिटी पे पहुंचेगा तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी। तो बहुत सिंपल सा है, इसको ध्यान रखना है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम होती है x बराबर 0 के लिए, और मैक्सिमम फील्ड होती है म्यू नॉट आई बाय 2r, इसको अपन को ध्यान रखना है, राइट। अब इसी एक कॉइल की मदद से अपन दो कॉइल चिपकाएंगे और हेल्महोल्ट्ज कॉइल को बनाएंगे। तो सपोज अपने पास दो करंट कैरिंग कॉइल्स है जिसमें सेम सेंस में करंट घूम रहा है, दैट इज मैं बोलूंगा इन दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट साइड को जा रही है, ऐसा अपन को गिवन है, ठीक है। और इन दोनों का जो भी रेडियस है उतने ही सेपरेशन पे इन दोनों को अपन ने रख दिया है। तो इस अरेंजमेंट को हेल्महोल्ट्ज कॉइल अपन बोलते हैं। और हेल्महोल्ट्ज कॉइल की खास बात यह है, आप सोचो, देखो सिंगल कॉइल की वजह से भी हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में मैक्स होती है और दूर जाते थे गिरती है। सिमिलरली दूसरे की वजह से भी इसी टाइप का कुछ ग्राफ होगा।
तो इंटरेस्टिंग बात इसमें आती है कि इनके बीच की जो स्पेस है, बीच का जो रीजन है, वहाँ पे देखो जैसे-जैसे आप एक कॉइल से दूर जाओगे तो इसकी फ़ील्ड गिरने लगेगी, पर वहीं आप देखोगे दूसरे की फ़ील्ड बढ़ने लगेगी। तो एक की गिरती हुई फ़ील्ड को दूसरे की बढ़ती हुई फ़ील्ड कंपनसेट कर देती है और सेंटर पे जो मैग्नेटिक फ़ील्ड है वो ऑलमोस्ट यूनिफ़ॉर्म या बोलना चाहिए कांस्टेंट हो जाती है। तो इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक फ़ील्ड ऑलमोस्ट यूनिफ़ॉर्म हो जाती है। इनसे बाहर जाओगे तो वही पैटर्न आपको मिलेगा कि दूर जाते थे फ़ील्ड गिरती है। तो यहाँ पे ख़ास बात हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल की यही होती है कि इन दोनों कॉइल्स के बीच के रीजन में जो भी मैग्नेटिक फ़ील्ड होती है वो ऑलमोस्ट यूनिफ़ॉर्म रहती है और इसी की मदद से हम नेक्स्ट जो है हमारा सोलेनॉइड उसको अपन बनाने वाले हैं। तो हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल में यही बात अपन को ध्यान रखनी है। इसका मैग्नेटिक फ़ील्ड का ग्राफ भी मैंने बना दिया है। मैग्नेटिक फ़ील्ड सेंटर पे यूनिफ़ॉर्म है, दूर जाते-जाते वैसी होती है जैसे एक सिंगल कॉइल की वैसे होती है, दैट इज़ ड्रॉप होने लग जाती है, राइट? इन्फिनिटी पे फ़ील्ड 0 होती है। तो दैट्स ऑल अबाउट हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल। अब अपन मूव करते हैं फाइनाइट सोलेनॉइड की तरफ। तो सपोज़ यहाँ पे हमारे पास एक फाइनाइट सोलेनॉइड है जिसका एक सिरा इस पॉइंट पे जहाँ पे हम फ़ील्ड निकालना चाहते हैं वहाँ पे अल्फ़ा एंगल बना रहा है और जो दूसरा सिरा है, दूसरा एंड है वो इस पॉइंट पे यहाँ पे वर्टिकल से बीटा एंगल बना रहा है। तो बेसिकली इस सोलेनॉइड का अगर हम मैग्नेटिक फ़ील्ड निकाल लेंगे तो फाइनाइट, इनफाइनाइट सभी प्रकार के सोलेनॉइड इसी में कवर हो जाने वाले हैं, इसलिए मैं इसी केस को ले रहा हूँ, ठीक है? इसको अपन अभी तो बायट-सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन करके हम सीखेंगे कैसे निकाल सकते हैं और फिर जब हम एम्पियर्स लॉ देखेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि हम एक लाइन के अंदर इसके फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको बायट-सेवर्ट लॉ से करने में थोड़ा-सा टाइम लगने वाला है, आप देखते जाइए। तो अपन को ये सबसे पहले सोचना है कि अगर एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड बेसिकली आप सोचो एक पाइप है, उस पाइप में अपन ने कॉपर की वायर लपेट दी ऐसे गोल-गोल, गोल-गोल करके। तो अपने पास एक पाइप रखी थी ऐसे ब्लैक कलर की सपोज़ और उसमें अपन ने ऐसे बहुत टाइट करके कॉइल लपेट रखी है। अब इसको एनालाइज़ कैसे करना है? तो इसको आप ऐसे सोचो जो भी आपकी पाइप है, उसको अगर मैं बीच से ऐसे कट आउट करूँगा, तो मुझे ऐसा एक क्रॉस सेक्शन मिलेगा, राइट? अब इसमें आप सोचोगे करंट अगर ऐसे-ऐसे घूम रही है, ध्यान देना, करंट अगर ऐसे-ऐसे घूम रही है, तो ऊपर में करंट अंदर जा रही होगी और नीचे से घूम के बाहर आ रही होगी। तो ऊपर में जितने भी करंट्स हैं वो हमें अंदर जाती हुई दिखेंगी, तो सबको हमको क्रॉस, 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 क्रॉस बनाना पड़ेगा क्योंकि करंट अंदर जा रही है, राइट? और नीचे साइड से जो करंट्स है वो बाहर आ रही हैं, तो वहाँ पे हमको डॉट, डॉट बनाना पड़ेगा। तो डायग्राम कुछ ऐसा दिखने वाला है और अपन को वर्टिकल से ये वाली साइड अल्फा बनाती हुई दिख रही है और ये वाली साइड बीटा बनाती हुई दिख रही है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हमको गिवन है, सपोज़ आई करंट अपन को गिवन है, देन हमको ये भी गिवन है कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितनी है, जिसको हम स्मॉल एन बोलते हैं। स्मॉल एन इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। तो जैसे अगर मान लो मेरे पास 100 टर्न्स का सोलेनॉइड है और उसकी लेंथ अगर 1 मीटर है, तो अपन स्मॉल एन की वैल्यू लिखेंगे 100 अपॉन 1 टर्न्स पर मीटर। इस तरीके से अपन एन की वैल्यू को डिफाइन करते हैं। तो ये दोनों चीजें हमें आगे रिक्वायर होगी। अब आप ये सोचो ना यार, सोलेनॉइड जो है ऐसी बहुत सारी रिंग्स या बहुत सारी कॉइल से मिलकर ही तो बना है। तो अपन ये बोल सकते हैं यहाँ पे एक इमेजिनरी कॉइल आप ले लो, बीच में एक एलिमेंटल कॉइल जिसमें से करंट जा रही होगी, क्योंकि अभी हमने एक कॉइल की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो निकाल के लाए। उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करेंगे और पूरे सोलेनॉइड का हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे अब सपोज आप कि एक हमने छोटी सी एलिमेंटल कॉइल मानी जो कि इस पॉइंट P से, जहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, P पॉइंट से सपोज x दूरी पे है और इसकी जो रेडियस है वो मान लो रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड ही होगी, मान लो इसको मैं कैपिटल R नाम दे देता हूँ, ठीक है? अब इस कॉइल की वजह से हमको इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पता है, दैट इज म्यू नॉट आई बाय 4 पाई 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, जो अभी हमने निकाला। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात अपन को ध्यान रखनी है और वो ये है कि x दूरी पे जो भी इसकी थिकनेस होगी इसको अपन सपोज dx मान लेते हैं। तो इस dx चौड़ाई में सपोज कुछ dn नंबर ऑफ टर्न्स भी आ गए। कैपिटल N इज द नंबर ऑफ टर्न, जो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, कैपिटल N इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अगर हैं, तो dn मैं बोल रहा हूँ, dn यहाँ पे छोटे से जितने भी टर्न्स है 2 5 4 जितने भी टर्न्स है उसको मैं dn बोल रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, एक कॉइल की वजह से जो भी फील्ड होती है तो dn नंबर ऑफ कॉइल्स की वजह से हमें वहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा dn, ठीक है? तो अगर मैं एक सिंगल एलिमेंटल कॉइल की वजह से फील्ड p पॉइंट पे लिखूं, तो छोटी सी फील्ड को अपन लिख सकते हैं db बराबर म्यू नॉट आई बाय 4 पाई 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इनटू में अपन को डीएन भी करना होगा, जैसा अभी मैंने आपको बताया, छोटे से डीएन नंबर ऑफ कॉइल्स के लिए इनटू डीएन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे डीएन की वैल्यू जब मैं लिखूंगा और इसको जब मैं इंटीग्रेशन बनाऊंगा तभी मेरा काम बनेगा। अब अपने पास दो टारगेट्स हैं। पहला टारगेट तो ये है, इस डीएन को हमको किसी तरीके से कन्वर्ट करना है, ठीक है?
दूसरी बात किसमें कन्वर्ट करना है? तो यार देखो हमको सारा गेम ये अल्फा और बीटा में खेलना है क्योंकि क्वेश्चन में जब भी हमारे पास डेटा रहेगा तो उसमें एंगल्स बताता है, ये आर और एक्स ये सब नहीं बताता। तो मुझे अल्फा और बीटा के टर्म्स में यहाँ पे इंटीग्रेशन को बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो पहले अपन समझते हैं कि स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स अपन को क्या बता रहा है? तो मैं बोलता हूँ डीएन नंबर ऑफ टर्न्स अगर डीएक्स लेंथ में है, तो वही तो हमारी टर्न की डेंसिटी हो जाएगी कि कितने टर्न्स कितने लेंथ में गिवन है, ठीक है? तो डीएन की वैल्यू तो हमारे पास बन गई नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू डीएक्स। तो यहाँ पे हमारे डीएक्स में ये चीज पूरी बन गई, परंतु हमें अगेन थीटा तक जाना है किसी तरीके से। अब आपको ये सोचना है ये जो आपने डीएक्स लिए हो, ये डीएक्स सेंटर पे सोचो यहाँ पे छोटा सा एंगल डी थीटा बना रहा होगा, और ये जो छोटा सा एलिमेंट हमने लिया है ये वर्टिकल से कुछ थीटा एंगल बना रहा होगा। तो हमको सारा गेम अब थीटा में लेके आना है। तो मैंने यहाँ पे एंगल थीटा और डी थीटा यहाँ पे ले लिया है, ठीक है? अब समझते हैं कि थीटा डी थीटा क्या हिसाब रख सकते हैं। तो अगर अपन एक राइट एंगल ट्राइंगल ये वाला सोचें तो यहाँ पे अगर मैं tan थीटा लिखता हूं तो tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा x और बेस हो जाएगा कैपिटल R। तो हम यहाँ पे tan थीटा कैन बी रिटन एज x बाई आर। तो x की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ r tan थीटा। अब मुझे dx चाहिए, तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ दोनों तरफ तो dx को आप लिख सकोगे r tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा d थीटा हो जाएगा। अब देखो dn को आप इससे रिप्लेस करा लोगे, उसमें dx बैठा है, dx के लिए ये रिप्लेसमेंट आ गया और जहां जहां x बैठा होगा वहां वहां पे आप ये x डाल सकते हो। तो थोड़ा सा इसमें अपन सब्स्टिट्यूशन करते हैं और काटा पीटी भी कर लेते हैं। पाई से पाई कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, तो अपने पास बचेगा म्यू नॉट आई बाई 2। कैपिटल आर स्क्वायर को रख लेते हैं, dn की वैल्यू लिख सकते हैं स्मॉल n इंटू dx। dx की वैल्यू हो जाएगी r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब डिवाइड में देखो थोड़ा सा अपन को सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है? जब मैं एक्स की वैल्यू आर टेन थीटा पुट करूंगा तो यहाँ पे मिलेगा आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ रखा है आर स्क्वायर, यहाँ रखा है आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर आप कॉमन निकाल सकते हो। तो अगर आपने आर स्क्वायर को कॉमन निकाला तो यहाँ बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पूरे की पावर 3/2। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, राइट? तो हमारे पास 3/2 पावर के भीतर में आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बचेगा। तो आर स्क्वायर और सेक का जो स्क्वायर है दोनों इस 2 को कैंसिल आउट करेंगे, तो अपने पास बचेगा आर सेक थीटा का क्यूब। तो ये हमको मिलेगा, ठीक है? ऊपर देखो ये एक आर है और ये 2 आर है, ये मिलके आर को उड़ा देंगे। 2 सेक स्क्वायर एक सेक को बचाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में सेक बस बचेगा, वो ऊपर जाके कॉस बन जाएगा। तो हमारा जो इंटीग्रेशन है काफी इजी हो जाएगा। हमारे पास मिलेगा म्यू नॉट आई एन अपॉन 2 कॉस थीटा डी थीटा। अब इसको हमको इंटीग्रेट करना है। अब देखो वर्टिकल लाइन अगर रेफरेंस है तो इधर जाओगे तो नेगेटिव में एंगल होगा, इधर जाओगे तो पॉजिटिव में एंगल होगा। तो अपन देख सकते हैं वर्टिकल से इस डायरेक्शन में माइनस अल्फा से इस डायरेक्शन में प्लस बीटा तक हमको इंटीग्रेशन लेनी पड़ेगी। तो लिमिट्स अपन लिख सकते हैं माइनस अल्फा से प्लस बीटा। तो इसको अगर अपन इंटीग्रेट करेंगे तो अपन को मिलने वाला है म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन थीटा में लिमिट आप रखोगे माइनस अल्फा से प्लस बीटा। तो अपर लिमिट रखोगे तो क्या बनेगा? साइन ऑफ बीटा माइनस साइन ऑफ माइनस अल्फा। साइन ऑफ माइनस अल्फा इज माइनस साइन अल्फा। तो वो माइनस बेसिकली इस माइनस को खा जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो फाइनली जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड आती है सोलेनॉइड के लिए वो ये निकल के आ जाती है। तो आई होप आपको सोलेनॉइड का ये जो डेरिवेशन है समझ में आया होगा। अगर किसी भी पॉइंट में दिक्कत है तो कमेंट्स में मुझे जरूर से बताओ, मैं आपकी हेल्प करूंगा। इसके अलावा वीडियो को एक बार रिवाइंड करके भी देखो तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इसके एप्लीकेशंस अपन आने वाले वीडियोस में देखेंगे। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा जब एम्पियर्स लॉ का वीडियो आएगा तो डेफिनेटली से उसको देखना। उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि इतनी मेहनत बिना किए ही अपन एक लाइन में इस एक्सप्रेशन को डिराइव कर पाएंगे, ठीक है? सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहो। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है और प्लेलिस्ट के सभी वीडियोस को एक बार आप सीक्वेंस में देखोगे तो सारे वीडियोस आपको बढ़िया समझ में आएंगे। और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।